एक दर्द छुपाने के लिए शम्मा जलती है, पिघलती है ज़माने के लिए। शम्मा जलती है, शम्मा जलती है। मैं सायरा बेगम को फोन लगा कर देखती हूँ। वैसे भी मैंने उनका नंबर तो ले ही रखा है। हाँ, करी। क्या बात है आपा? बेगम, सायरा का मोबाइल भी बंद है। ओहो, कुछ लोगों को मोबाइल ऑफ करके सोने की आदत होती है। हो सकता है कि उन्होंने अभी तक फोन ऑन ही ना किया हो। आपा इससे परेशान मत होइए, बस थोड़ी देर इंतजार कीजिए, फिर देखिएगा सोहा खुद आपको फोन करेगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन जब तक सोहा का फोन नहीं आ जाता मुझे तसल्ली नहीं होगी। अच्छा चलिए चलिए हॉल में चलते हैं, फिर देखिएगा थोड़ी देर में सोहा का फोन आ जाएगा। चले। ये क्या किया आपने? मेरा सिम कार्ड तोड़ दिया। जाने मन, वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। तुम्हारे और मेरे बीच में किसी और की दखल मुझे पसंद नहीं, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें फोन करके बार बार कोई डिस्टर्ब करे। Got it? लेकिन मेरे फोन पर तो मेरे घर वालों के ही फोन आने थे ना। मैं उन्हीं की ही बात कर रहा हूं, जाने मन। क्या जरूरत है किसी से बात करने की? और वैसे भी अब तुम इस घर की बहू हो। लेकिन मुझे मेरी अम्मी से बात करनी है। बात ही करनी है ना, तो कर लेना बात। इसमें इतना आसमान सर पर लेने वाली क्या बात है? हाँ? और देखो सुहा, जिस दिन तुमने उस दहलीज से कदम बाहर रखा था ना, उसी दिन तुम्हारा उस घर से रिश्ता खत्म हो गया था। वो घर तुम्हारे लिए पराया हो गया था। अब परायों के लिए इतना क्या परेशान होना है ना? अम्मी जान, ये क्या कह रही हैं आप? वहाँ मेरी अम्मी है, मेरे दादा जान है, घर के सारे। जानती हूँ मैं सुहा, पर ये तुम्हारी ससुराल है और यहाँ रहना तुम्हें हमारे ही तौर तरीकों से है ना? अम्मी जान, इसे समझा देना हमें क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। हाँ बेटा, समझा दूंगी। देखो सोहा, जब कोई बड़ा समझाता है ना, तो बात समझने की कोशिश करनी चाहिए। अब ये घर तो तुम्हारे लिए नया है, तुम जावेद को नहीं जानती, मुझे नहीं जानती, तो सबसे पहले तुम्हें जावेद को समझने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे जावेद तो अच्छा लड़का है, पर क्या है ना, अगर कोई उसकी बात मानने से इनकार कर दे ना, तो वो पागल हो जाता है। फिर उसे संभालना बहुत ही मुश्किल बात है। और ये बात तो तुम बहुत अच्छी तरह से जानती होगी सोहा, कि जब किसी लड़की की शादी हो जाती है तो मायके से उसका रिश्ता खत्म हो जाता है। हाँ, पर फिर भी अगर तुम उनसे बात करना चाहती हो
तो मुझे बता देना, मैं करवा दूंगी तुम्हारी बात। हाँ, क्या है ना सोहा, ये हर वक्त मोबाइल साथ रखना मुझे पसंद नहीं है और जावेद को भी पसंद नहीं है। तुम्हें जावेद की हर पसंद नापसंद का ख्याल रखना होगा। अरे हाँ सुहा, क्या है ना, सुबह सुबह जावेद को कॉफी पीने की आदत है। आज पता नहीं वो कैसे बिना कॉफी जाग गया, लेकिन कल से ऐसा नहीं होना चाहिए। आओ, मैं तुम्हें किचन दिखाती हूँ, आओ। पता नहीं कहाँ रह गई कजरी। आज ही हमें घर में पूजा की तैयारियां चल रही हैं, आज हमें अपने प्लान को अंजाम देना था। पता नहीं कहाँ रह गई। बोला था टाइम पर घर आ जाना, पैसे भी दिए थे कि दवा भी लेकर आना, लेकिन अभी तक उसका कहीं कुछ पता नहीं। अरे कहाँ रह गई थी तुम? तुम्हें पता है ना आज घर में पूजा की तैयारियां चल रही हैं और आज ही हमें अपने प्लान को अंजाम देना है। आपने जो दवाई लाने के लिए कहा था वो बाजार के दुकानों में नहीं मिलती है कि गए और जाकर खरीद लिया। उस पर से आपने ये भी कहा था उस दवा के बेअसर होने की कोई संभावना ना हो। हाँ हाँ मैंने कहा था, लेकिन तुम्हें थोड़ा जल्दी आना चाहिए था। कैसे जल्दी आ जाती? डॉक्टर से मिलना था, डॉक्टर से मिलकर दवा लिखवानी थी, क्योंकि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना वो दवा कहीं मिल ही नहीं सकती थी। क्षमा जलती है पिघलती है ज़माने के लिए, ज़माने के लिए। तुम्हें थोड़ा जल्दी आना चाहिए था। कैसे जल्दी आ जाती? डॉक्टर से मिलना था, डॉक्टर से मिलकर दवा लिखवानी थी, क्योंकि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना वो दवा कहीं मिल ही नहीं सकती। सुबह से कितनी भागदौड़ की है तो मैं ही जानती हूँ। अच्छा ठीक है, दवा मिली कि नहीं मिली? हाँ, दवा लेकर आई हूँ। मैं आपसे बोलकर गई थी तो खाली हाथ वापस आने का तो सवाल ही नहीं। ये रही वो दवा। इस काम के लिए ये सबसे पावरफुल दवा है। सिर्फ इसकी कुछ बूंदें ही अपना असर दिखा सकती हैं। वैसे दवा तो मैं ले आई हूँ, लेकिन इसे हम पल्लवी को देंगे कैसे? क्योंकि अब वो बहुत ही सावधान रहने लगी है। यहाँ तक कि बिंदु को भी सावधान कर दिया गया है। अब इसे दूध में, जूस में या किसी और चीज में मिलाकर पिलाना तो बहुत ही मुश्किल है। सही कह रही हो कजरी, पल्लवी की सावधानियों ने हमारी परेशानियां बढ़ा दी। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैंने सोच लिया है कि इस दवा को हम कैसे पल्लवी को दे सकते हैं। आपने सोच लिया है? मुझे भी बताइए ना। पल्लवी आजकल खाने पीने में बहुत सावधानी बरतने लगी है, लेकिन भगवान का प्रसाद तो वो खाएगी ना। क्या? और मैंने सोचा है कि हम लोग इस दवा को भगवान के प्रसाद में मिला देंगे। और सुनो, ये सब कुछ कैसे करना है। हे बजरंगबली बाबा, मेरे घर की सुख शांति बनाए रखना। प्रणाम पंडित जी। आयुष्मान प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहो। पंडित जी, पता नहीं हमारे घर को किसकी बुरी नजर लग गई है। इस घर में सभी की सोच बिखरने लगी है। मुझे तो डर लगता है कि कहीं हमारा परिवार ही बिखर न जाए। आशीर्वाद दीजिए। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। पूजन की बात चली थी, उसी समय हमने कहा था कि 9 ग्रह की शांति के बाद गृह शांति और गृह शुद्धि के लिए रामधुनी के साथ हनुमान चालीसा का भी पाठ होना चाहिए। वैसे आप चाहें तो माता जी का जागरण भी कर सकते हैं। आप चाहें तो रामायण का अखंड पाठ भी करवा सकते हैं। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। पंडित जी, मैं बजरंगबली बाबा का भक्त हूँ, इसीलिए मैंने हनुमान चालीसा पाठ के लिए कहा था आपसे।
सबसे पहले हम पूजन करेंगे। जी पूजन में जिसे भी बैठना है आप उन्हें बुला लेंगे। जाओ बच्चों को बुलाना। जी अभी लेकर आए। बहू क्या बात है बेटा, आज घर में पूजन है और इससे उदास रहना अच्छी बात नहीं है। कुछ नहीं मौसी जी, बस मम्मी जी के बारे में सोच रही थी। काश आज के दिन वो यहाँ होती। मैं जानती हूँ दीदी ने मुझे कहा था कि इस पूजन के लिए तुमने ही कहा था, लेकिन पूजन में तो बैठना तुम्हें ही है, क्या फर्क पड़ता है। और वैसे भी पंडित जी आ गए हैं, चलो। क्या फायदा मौसी जी, जब ऋषि मेरे साथ बैठने को तैयार ही नहीं है। उसे बैठना होगा और उसके कहने से क्या फर्क पड़ता है, हम थोड़े ना मान लेंगे। तुम इस घर की बहू हो और उसकी पत्नी। चलो। बहू किस सोच में पड़ गई? नहीं मौसी जी, ऋषि बहुत जिद में है और मैं नहीं चाहती कि पूजन के दिन किसी भी कारण से घर का माहौल खराब हो। रहने दीजिए। बहू तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना उसे समझा कर लाने के लिए। वो जरूर आएगा, मैं लेकर आऊंगी उसे। चलो। सलीम मियां, निकाह में हम सब आपकी राह देख रहे थे, लेकिन आप तशरीफ नहीं लाए। क्या हम जान सकते हैं कि ऐसे मुबारक मौके पर आपके नेक कदम हमारी दहलीज पर क्यों नहीं पड़े? क्या आपने हमें बताया क्यों नहीं? और ये बताइए कि आप उनकी तबीयत ठीक है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र। जी खुदा हाफिज। क्या हुआ अब्बूजान? सलीम मियां कल निकाह में क्यों नहीं आए? दरअसल उनके बड़े भाई साहब की तबीयत इत्तेफाकन खराब हो गई, इसलिए उन्हें इलाहाबाद जाना पड़ा। और इसलिए उन्हें हमें इस बात की इत्तला नहीं दी, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारी खुशी में खलल ना पड़े। ओ ये बात। अब्बूजान सलीम मियां भी। अब्बूजान क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों हैं? बताओ क्या बात है? वो अब्बा जान, सुबह से एक बार भी बात नहीं हुई है और सोहा और सायरा बेगम दोनों का मोबाइल बंद है। भाभी जान, मोबाइल बंद है तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? वैसे अक्सर मोबाइल बंद होते हैं, हो सकता है कि सोहा का मोबाइल चार्ज ना हुआ हो, उसे मौका ही ना मिला हो। बिल्कुल, ऐसे हालात में टेलीफोन को रिचार्ज करने को होश किसे रहता? अब्बा जान, मालूम नहीं क्या बात है, पर मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। शम्मा जलती है, पिघलती है, पिघलती है ज़माने के लिए। अब्बा जान, मालूम नहीं क्या बात है, पर मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। सब्र से काम लो बहू, सब्र से काम लो। कैसे सब्र से काम लो? आनंद फानंद में निकाह हुआ और फिर रुखसती हो गई। हाँ, मुझे तो सोहा से ठीक से बात करने का वक्त भी नहीं मिला। हाँ भाभी जान, आप बेवजह परेशान हो रही, आपको सोहा का फोन आ जाएगा और हम सब है ना। मैं इन लोगों को बता भी नहीं सकती
कि जिसके साथ सोहा का निकाह किया गया है मैं उन्हें जानती तक नहीं। पंडित जी, बैठो बहू। लेकिन पापा ऋषि। तुम बैठो, ऋषि को मैं लेके आता हूं। पापा जी, ऋषि पूजा में नहीं बैठेंगे। और वैसे भी ये भगवान की पूजा है, आप किसी को जोर जबरदस्ती से नहीं बैठा सकते। गौतमी, ये मुझे पता है कि ये सब तेरा किया धराया है। तूने ऋषि को भड़काया है ना कि वो मेरे साथ पूजा में ना बैठे। तुम्हें जो सोचना है सोचो, लेकिन शायद तुम ये भूल चुकी हो कि ऋषि ने करवा चौथ में तुम्हें पानी पिलाने से भी इनकार कर दिया था। तो आज वो तुम्हारे साथ पूजा में क्यों बैठेगा? गौतमी, ऋषि मेरे पति हैं, इसलिए वो मेरे साथ पूजा में बैठेंगे, समझी तू? ऋषि तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल के बाहर फेंक चुके हैं। वो तो तुम ही हो जो अब भी इस घर में कुंडली मारकर बैठी हो एक नागिन की तरह। अपनी जुबान बंद कर लड़की। इस घर में मुंह खोलने के लिए तुझे जबान किसने दे दी? क्षमा जलती है पिघलती है जमाने के लिए, के लिए। ऋषि तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल के बाहर फेंक चुके हैं। वो तो तुम ही हो जो अब भी इस घर में कुंडली मारकर बैठी हो एक नागिन की तरह। अपनी जुबान बंद कर लड़की। इस घर में मुंह खोलने के लिए तुझे जबान किसने दे दी? एक शब्द भी और अगर अपने मुंह से निकला है तो तेरी जबान काटकर हाथ में दे दूंगी। शायद तू जानती नहीं, मैं दुर्गा देवी नहीं हूं, अनुपमा हूं, जिसकी कोई उपमा नहीं। लेकिन ये बात तेरी समझ में जरा देर से आएगी। ऋषि कहां है? कहां है वो? मैं देखती हूं कि ऋषि कैसे नहीं आता। क्या बात है मौसी? तुम्हें पूजन में बैठने के लिए लेने आई। कैसे चलोगे? मेरा मतलब है कि मैं तुमसे निवेदन करूं, या तुम्हारे आगे हाथ जोड़ूं, या फिर तुम्हारे पैर पकड़ूं, या फिर गिड़गिड़ाऊं? बोलो, कैसे चलना पसंद करोगे? मौसी जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यानी कि तुम मेरे साथ पूजन में बैठने के लिए चल रहे हो? नहीं मौसी, हरगिज नहीं। क्यों? क्यों नहीं चलोगे तुम? तुम जानते हो ऋषि, मैं जब भी दीदी से तुम्हारे बारे में सुना करती थी तो दीदी अक्सर कहती थी कि तुम उनकी बहुत इज्जत करते हो, बहुत मानते हो उन्हें। शायद इसीलिए दीदी मुझसे बात करते वक्त रो पड़ती थी, कहती थी कि मेरा बेटा श्रवण कुमार है। तुम्हारी अच्छाइयों के बारे में सुन सुनकर मैं हमेशा ये सोचती थी कि तुमने मेरी कोख से जन्म क्यों नहीं लिया। और आज भी यही सोचती हूं कि तुमने मेरी कोख से जन्म लिया होता तो आज मैं तुम्हें इस कदर बिगड़ने नहीं देती ऋषि। दरअसल बचपन में दीदी ने तुम्हें कभी थप्पड़ नहीं लगाया। शायद उसी का नतीजा है कि तुम्हें इस घर की इज्जत, इस घर की मान मर्यादा का ख्याल नहीं रहा। तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा ऋषि। मौसी, मैं नहीं आऊंगा, हरगिज नहीं आऊंगा। तुम्हारे चिल्लाने से बात खत्म नहीं हो जाएगी, समझे? इस घर में जो पूजा है वो होके रहेगी। अब इस घर में दुर्गा भी नहीं है जो मुझे अपनी कसम देके रोक लेगी। और याद रखना, तुम्हें कल घर छोड़ के जाना होगा ना तो चले जाना,
ना तुम्हें मैं रोकूंगा, ना तुम्हें तुम्हारी मौसी रोकेगी, और ना ही तुम्हें इस घर का कोई सदस्य रोकेगा। चलो पूजा पे बैठो। नहीं पापा जी, ये सब ठीक नहीं है। आपको देखकर लगता है कि आज भी आप वैसे ही हैं जैसे कल थे।